हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन इतिहास पूरी कर लेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनका प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। तो ये प्राचीन इतिहास वाला सेक्शन है। इसमें से आज का देखिए अपना जो टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन काल का जो साहित्य है और उसके साथ साथ में प्राचीन काल की जो कलाएँ हैं उसको आज हम देखेंगे। और उस पर आयोग ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं इसको यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है। तो जो लीलावती ग्रंथ है, लीलावती का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो उसका विषय क्या है। ऑप्शन है देखिए, नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित और यहाँ पर अर्थशास्त्र। तो देखिए जो लीलावती जो है ये है फ्रेंड्स गणित की। गणित के साथ साथ में ये खगोल शास्त्र की जो चीज़ें हैं वो भी इसमें से दर्शाई गई हैं या बताई गई हैं। अब देखिए जो लीलावती जो ग्रंथ है, ये लीलावती ग्रंथ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया था और ये बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। और 2020 में केंद्र ने एक पुरस्कार शुरू किया है जिसका नाम भी रख दिया है उन्होंने लीलावती पुरस्कार। तो जो महिलाएं गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान देंगी, जो उस पर आगे बढ़ेंगी, उनको पुरस्कृत करने के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी कि लीलावती पुरस्कार भी देगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो गणित गणित विषय पे लिखा गया ग्रंथ लीलावती काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखिए, मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी है। तो मालविकाग्नि मित्रम के लेखक बताने हैं। ऑप्शन है देखिए, भारवी, दंडी, भास और कालिदास। तो कालिदास इसके लेखक हैं। ठीक है, कालिदास जिस हमने पहले भी देखा था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य जिनको कहते थे, तो उनके जो नवरत्न थे, तो नवरत्नों में से एक ये भी थे, कालिदास भी थे। और इसके साथ साथ में बाकी और भी उनके ग्रंथ जो दरबार में जो रह रहे लोग थे उनमें से 9 लोगों में से एक बेताल का नाम भी आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और वो जादूगर था। अब यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इनको हम। देखिए, मालविकाग्नि मित्रम ये किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास द्वारा। 10 कुमार चरितम ये किसके द्वारा है, दंडी के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है देखिए, स्वप्नवास वदत्ता, महाकवि भास हैं इसके लेखक। कीर्तार्जुनीयम के लेखक कौन है, भारवी हैं। पुनः देखिए ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए मालविकाग्नि मित्रम कालिदास, 10 कुमार चरित दंडी, स्वप्नवास वदत्ता महाकवि भास, कीर्तार्जुनीयम भारवी। ठीक है, ये इनके लेखक हैं। अगला देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। ऑप्शन है देखिए यहाँ पर, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास और रायदास। तो इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम के भी लेखक जो हैं वो कालिदास हैं। ठीक है, कालिदास बहुत ही अच्छे कवि थे और इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो प्रकृति पर आधारित हैं और इन्होंने बादलों को भी दूत के रूप में उपयोग किया है, या कहें कि प्रकृति के जो भी अंग हैं उन अंगों को जीवंतता प्रदान की है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं और काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, इनको हम याद कर लेते हैं। तो ये अगर आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो हम इनको पूरा कर लेंगे। ठीक है, इनको सही से हम उत्तर इनके तहत दे पाएंगे। तो देखिए, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ये अष्टाध्यायी पुस्तक है क्या, देखिए अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्याय। पाणिनि ने लिखी है। पाणिनि ने दरअसल एक संस्कृत जो हम व्याकरण आज पढ़ रहे हैं उसी संस्कृत व्याकरण की जो किताब है उसी का नाम है ये अष्टाध्यायी और इसमें 8 अध्याय हैं। हम आज जो संस्कृत का पूरा व्याकरण पढ़ रहे हैं वो व्याकरण इसी से निकला है। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान शिव हैं उन्होंने डमरू बजाई थी तो उस डमरू से कुछ शिव सूत्र निकले थे। उसी शिव सूत्रों को आधार बना के पाणिनि ने क्या किया था, एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम यहाँ पर अष्टाध्यायी रखा गया है। अगला देखिए, रामायण, रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने। अब देखिए रामायण अलग है और रामचरितमानस अलग है। रामायण जो है ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी और ये जो है ये संस्कृत में लिखी गई थी। वहीं जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस अलग है और रामायण अलग है।
अब रामचरितमानस जो लिखी गई है वो रामायण को आधार बना के लिखी गई है। तो रामायण जो है विशाल ग्रंथ है, लेकिन रामचरितमानस जो है वो इसी को पढ़ के तुलसीदास जी ने इससे प्रेरित होकर रचना की है। अगला देखिए महाभारत। महाभारत को आप जान ही रहे हैं, इसको वेद व्यास ने लिखा है। और महाभारत के अंतर्गत ही जो गीता है, तो गीता महाभारत का ही भाग है। भाई जब कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो वो गीता में संकलित किया गया है। और वो गीता जो है वो किसका भाग है? इसी महाभारत का एक भाग है। क्योंकि महाभारत में बहुत ज़्यादा श्लोक हैं, माना जाता है कि 1 लाख श्लोक हैं इसमें। कितने? 1 लाख। ठीक है। तो और रामायण को देखिए, रामायण भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो इसमें माना जाता है कि 24,000 इसमें से सूत्र हैं, या कहें कि 24,000 चौपाइयाँ हैं, जो प्रकार से आप कह सकते हैं श्लोक हैं। तो इसमें 24,000, और महाभारत बहुत विशाल ग्रंथ है, इसमें 1 लाख के लगभग यहाँ पर हमें जो इनकी सूक्तियाँ हैं वो मिलती हैं। अब देखिए इन दोनों, ये जो रामायण और महाभारत है, ये महाकाव्य कहे जाते हैं। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो 2 हैं, देखिए रामायण और महाभारत। ठीक है। अब महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। और रामायण को हमने यहाँ पर देखा कि वाल्मीकि ने लिखा है। अगला देखिए महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक हैं देखिए पतंजलि। पतंजलि हमने जब शुंग काल पढ़ा था, तो शुंग काल में हमने देखा था कि शुंग काल में पतंजलि थे, और पतंजलि ने ही क्या करवाया था कि उनको यज्ञ भी करवाए थे, अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे 2 ठो। तो वो जो वही पतंजलि हैं ये, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। ये महाभाष्य किस पे आधारित है? ये हमने ये जो देखा, देखिए पाणिनि की किताब देखी अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी पर ही बेस्ड है ये महाभाष्य। तो महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि, याद करके रखना है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी रचना है? ये भी देखिए कालिदास की रचना है। ठीक है। इसके बाद रघुवंशम, ये भी कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, पंचतंत्र ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। देखिए इसके लेखक जो हैं ये विष्णु शर्मा है। ये विष्णु शर्मा है, विष्णु गुप्त नहीं है। विष्णु गुप्त मैंने एक बार और चर्चा की थी, विष्णु गुप्त चाणक्य को कहते हैं, लेकिन विष्णु शर्मा अलग लेखक है। ठीक है। और ये पंचतंत्र है। पंचतंत्र ऐसी किताब है कि दुनिया की सारी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई भाषा है ये। और ये जो देखिए जो मध्य प्रदेश का जो जंगल है, तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र है उसी जंगल में ये बुक लिखी गई थी। और ये पंचतंत्र में कहानियाँ हैं, कहानियों के माध्यम से शिक्षा दिए जाने का जो ब्यौरा मिलता है वो इसी पंचतंत्र में मिलता है, और विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। अगली देखिए किताब है कामसूत्र। कामसूत्र जो किताब है ये वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है। इसमें से 64 काम कलाओं का उल्लेख किया गया है। अब काम कला में देखिए, काम कला सिर्फ सेक्स से मतलब नहीं होता है। काम कला से मतलब है जितनी भी पूरे प्रक्रम जीवन को सुंदर बनाते हैं। जैसे नृत्य हो गया, ठीक है, ये आपका नृत्य हो गया, खाना बनाने की कला हो गया, पाक कला हो गई, आपकी पेंटिंग वाली कला हो गई, आप प्रदर्शन कला हो गई। तो ये सारी कलाओं का जो स्वरूप है इस बुक में वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया है। सूर्य सिद्धांत। देखिए सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट द्वारा लिखी गया ग्रंथ है, और आर्यभट्ट ने लिखा है, तो ये खगोल शास्त्र भी इसमें से जुड़ा हुआ है और मैथ भी इसमें से जुड़ी हुई है। तो सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट ने लिखी है, और खगोल के विषय में और गणित के विषय में इसमें से जानकारी मिलती है। बुद्ध चरित देखिए, बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। बुद्ध चरित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कैसे? बुद्ध चरित आपने एक किताब पढ़ी होगी कि लाइट ऑफ एशिया, और ये भी कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। अब लाइट ऑफ एशिया जो बुक लिखी गई है वो इसी को आधार बना के लिखी गई है, बुद्ध चरित को। क्योंकि बुद्ध चरित में क्या है? बुद्ध का चरित्र है ना, बुद्ध की पूरी जीवनी कह सकते हैं आप। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष द्वारा लिखी गई है, और इसी पुस्तक को आधार बना के, बेस बना के लाइट ऑफ एशिया लिखी गई है। अगला देखिए ये पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? इसके हैं चंद्रबरदाई। हमने इसमें बात की थी अभी जब हमने इसके पहले जो चौहान शासकों का और वो जो राजपूत काल हमने पढ़ा था, उसमें इसको हमने देखा था कि किस तरह से इसमें इस किताब में जो है काफ़ी हाइपर चीज़ें लिखी गई हैं और किस तरह से वर्णन वहाँ पर किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता यहाँ पर चंद्रबरदाई। अगला देखिए गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव।
गीत गोविंद के लेखक जयदेव। अब देखिए ये जो कहानी मैं आपको बता रहा था, इसके पीछे भी रीज़न ये था कि अगर उसका इधर उधर का थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा तो आप कनेक्ट जल्दी कर पाएंगे, कनेक्ट कर लेंगे, याद भी कर पाएंगे। जब भी आप दोबारा अगर इन किताबों को कभी अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये कहानी जो है आपको याद आ जाए। अगर याद आ जाएगी तो वो आपको याद करने में सरलता होगी, क्योंकि जैसे अभी हमने पंचतंत्र के बारे में बात की थी कि पंचतंत्र क्या थी, एक कहानी ही तो थी, और कहानी से शिक्षा मिलती है। ठीक है, अगला देखिए कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी के लेखक ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है कालिदास, कौटिल्य, हर्ष और बाण। तो बाण भट्ट किसके लेखक हैं, कादम्बरी के। ठीक है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाण भट्ट हैं। अगला देखिए, अच्छा एक चीज़ और, जो बाण भट्ट हैं, बाण भट्ट ने एक किताब और लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित। ठीक है, तो हर्षचरित में क्या है, हर्ष का जीवन चरित्र है। हर्ष जो शासक था तो उसका पूरा जीवन चरित्र जो है हर्षचरित में लिखा गया है, जो कि बाण भट्ट द्वारा कृत है। ये बाण भट्ट ने इसको लिखा है, रचा है। अगला देखिए विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी है, मुद्रा राक्षस। और ये मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। इसमें है क्या, तो देखिए जो चाणक्य है और चंद्रगुप्त, तो चाणक्य क्या था कि चंद्रगुप्त का गुरु था और चंद्रगुप्त उसका चेला था। अब वो दोनों की जो कहानियां हैं, उनकी रणनीतियां हैं, उनकी राजनीतिक सफलता है, उसका ब्यौरा जो है इस विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में बहुत ही मर्मज्ञ ढंग से किया है। तो मुद्रा राक्षस के द्वारा मुद्रा राक्षस जो किताब है, इसमें विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में काफ़ी उल्लेख किया है। अगला देखिए मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था। तो मेगास्थनीज कहाँ का था, मेगास्थनीज था ग्रीस का। मेगास्थनीज देखिए चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और ये जो सेल्यूकस निकेटर था, तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। सेल्यूकस जो था देखिए जो सिकंदर था, तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर जब मर गया तो उसका जो राजपाट था वो सेल्यूकस निकेटर संभालने लगा। अब सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि भाई इससे युद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त से मौर्य से युद्ध करने के बाद वो हार गया था। जब वो हार गया था तो उसने अपनी बेटी हेलेना का शादी जो है वो चंद्रगुप्त से कर दिया था। इसके साथ साथ में उसने मेगास्थनीज को यहाँ राजदूत बनाकर भेजा भी था। इसके साथ उसने बहुत सारे जो राज्य थे उसको भी चंद्रगुप्त को उपहार के रूप में दिया था। तो ये सब घटनाएं हुई थी। तो उसी समय ये जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज उसी समय आया था, और इसने इंडिका नामक किताब लिखी थी जिसमें भारत की जो भी परिस्थितियां थी वर्तमान की उस समय की, उसके बारे में काफ़ी वर्णन किया है। उसने बताया है कि किस तरह से समाज यहाँ का विभाजित था, यहाँ किस किस तरह की खेती की जाती थी, और बाकी जो भी चीज़ें थी वर्णन की गई हैं। अगला देखिए अपना जो टॉपिक है इसी में से पढ़ लेते हैं इसको। वो है देखिए प्राचीन काल की जो स्थापत्य हैं और कला हैं। स्थापत्य मतलब क्या, मंदिर और इस तरह की जो चीज़ें। कलाओं में देखिए कई तरह की कलाएं होती हैं, चाहे आप पेंटिंग वाली कलाएं ले लीजिए या दूसरी तरह की कलाएं, वो सब यहाँ पर संगीत कला, ये जो जुड़ा हुआ है ये सारा अभी देखिए इसमें हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहला इसमें प्रश्न पूछा गया है आयोग द्वारा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन देखिए हलेबीडु, पापनासम, बादामी और हम्पी। तो ये विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। विरूपाक्ष देखिए, विरूपाक्ष क्या है, विरूपाक्ष शिव का एक रूप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मंदिर है हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर शिव को समर्पित है, मतलब भगवान शिव, भगवान शंकर को समर्पित ये मंदिर है। अब देखिए ये भी देखिए, ये प्रश्न देखिए दो परीक्षाओं में पूछा गया था। ठीक है, एक तो देखिए जेईई में पूछा गया था और चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। तो मतलब इनके व्याख्या से और कभी कभी ये प्रश्न स्वयं के स्वयं रिपीटेड हो सकते हैं। अगला देखिए खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं या स्मारक हैं ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ पर राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे, और ये 1900 से लेके 1000 या 1100 के लगभग या 1150 के ईसा के लगभग का जो टाइम था उस समय ये निर्मित किए गए थे। और यहाँ का एक मंदिर है जिसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और यहाँ की देखिए ये जो खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं बहुत ही
मतलब धार्मिक भी हैं, और ये हमारे उस समय की ऐसी स्थिति को बताती हैं कि हमारा भारतीय दर्शन कितना ओपन था और भारतीय दर्शन कितना गहरा था। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ब्लैंक स्पेस दिया है पहले, फिर पूछा गया है मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो एलोरा में कौन सा मंदिर ऐसा है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है, पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ और कैलाश। तो ये कैलाश मंदिर है। तो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? सीधे सीधे एलोरा में, महाराष्ट्र में। ये हिंदू मंदिर है और कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ऐसा मंदिर है फ्रेंड्स जिसको एकाश्म पत्थर में बनाया गया है। एकाश्म पत्थर क्या? जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा पहाड़ था, तो इस पहाड़ को ही ऊपर से काटना शुरू किया गया है और इसको पूरा तरह से फिर बाद में मंदिर का रूप इसमें से प्रदान कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी कला थी। सोचिए कि एक पूरा इतना बड़ा सा पत्थर है सीधे सीधे, इसको आप काट काट के और मंदिर का रूप पूरा दे दे रहे हैं। तो ये एकाश्म पत्थर में बनाया गया विश्व का ये मान लीजिए कि ऐसा सबसे बड़ा मंदिर है। और ये राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित है, मतलब कि राष्ट्रकूट राजाओं ने इसको क्या कराया था कि निर्मित करवाया था। और एक चीज़ ये भी है कि देखिए ये जो मंदिर है फ्रेंड्स, ये मंदिर पूरे विश्व में कह सकते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। अगला देखिए, इसमें से प्रश्न पूछा गया है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो मथुरा कला स्कूल का क्या मतलब है? देखिए मथुरा कला और उसी समय एक गांधार कला, दो कलाएं काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई हैं। तो मथुरा कला और गांधार कला, ये जो कनिष्क का जो टाइम था, तो कनिष्क कौन सा शासक था? कुषाण शासक था। तो कुषाण शासक कनिष्क के टाइम पे मथुरा कला और गांधार कला ये काफ़ी उच्च स्तर पे अपने पहुंची थी। तो मथुरा कला किस समय का है? देखिए ये प्रश्न हमारे डिस्कशन में ही हालांकि इसका उत्तर आ गया। तो मथुरा कला जो है ये कुषाण शासकों ने मतलब इसको आगे बढ़ाया, या कह सकते हैं कि कुषाणों के टाइम पे जो मथुरा कला है वो अपने शीर्ष पर थी। अब इसमें देखिए जो ये कला थी, तो इसमें से उस समय चाहे कृष्ण के साथ विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, इन सब की मूर्तियाँ उस समय बनाई गई थी। और इसके साथ साथ जो हमने बात की कि गांधार कला, तो गांधार कला देखिए उस समय प्रचलित थी। तो गांधार जो कला थी, इस कला में बौद्ध मूर्तियाँ बहुत ही श्रेष्ठ मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो ये, और एक चीज़ और भी है कि ये जो गांधार कला थी, गांधार कला जो ग्रीक कला थी, ग्रीक कला से मिलती जुलती कला थी। तो वहाँ पर जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं, तो उसकी प्रतिमाओं में जो ग्रीक का जो टच है, या कहें कि ग्रीक का जो उसमें से प्रारूप दिखता है, वो काफ़ी यहाँ पर नज़र आता है। वहीं अगर हम ये बात करें कि मथुरा कला की अगर देखें, तो मथुरा कला में जो भारतीय दर्शन है वो ज़्यादा झलकता है। तो ये दोनों में क्या है कि थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये दोनों कलाएँ उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण अपना रोल अदा कर रही थी। अगला देखिए, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अब देखिए ये गुफा चित्रकारी की बात कर रहा है, और कौन सा? नवपाषाण काल। ऑप्शन है देखिए इसमें अजंता की गुफाएं, उदयगिरी और मेहरगढ़ और भीमबेटका। तो भीमबेटका जो है ये चित्रकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये गुफाओं में चित्रकारी की गई है। अब देखिए जो भीमबेटका है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और भीमबेटका में उस समय जो आदि मानव था, तो आदि मानव ने अपनी दैनिक क्रियाओं को या दैनिक दिनचर्या को चित्रों के रूप से क्या किया है? प्रदर्शित किया है। वहाँ पर देखिए शिकार करता हुआ मानव, और इसके साथ साथ में घर के जो कई सारे काम करते हुए मानव, डांस करते हुए, और इनको क्या किया गया है कि वहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो दीवार जो होती हैं, जैसे गुफा खोदी गई, गुफा के अंदर ये जो पत्थर की दीवार है, इस दीवार के अंदर यहाँ पर चित्रकारी की गई है। उसमें से देखिए जो कुछ चित्र ऐसे हैं जैसे डंडी के रूप में है। डंडी का मतलब ये, जैसे ये और ये, ठीक है। तो देखिए इस तरह के चित्र हैं। वहाँ पर कई जैसे भैंसों के चित्र हैं, ठीक है, और शिकार करते हुए चित्र हैं। घर की बहुत सारी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनसे प्रेरित होकर लोगों ने यहाँ पर चित्रकारी की है। चित्रकारी में सामग्री की देखिए अगर बात करें तो उस समय कोई ऐसे रासायनिक रंग तो थे नहीं, तो प्राकृतिक रंगों का यूज करते थे, जिसमें से जो गेरू आती है वो गेरू, और इसके साथ साथ में जो पत्तियां होती हैं पौधों की, पत्तियों को घिस के उनका रस निकाल के और फिर उसको पोतते थे। इसके साथ साथ में
पत्थर का चूरा और वो जो चर्बी होती है जानवरों की, जो जानवरों की चर्बी और पत्थर का चूरा या उसी में से खरी गेरू कुछ भी मिला के और फिर उसके द्वारा चित्रकारी ये करते थे। तो ये उस समय की चित्रकारी थी जो कि नवपाषाण काल की है और भीमबेटका की चित्रकारी थी ये। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? तो पंचमुखी गुफाएं कहाँ पे हैं? ऑप्शन देखिए मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र और चंदौली। तो पंचमुखी जो गुफाएं हैं ये सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, अब ये भी देखिए कब की हैं? प्रागैतिहासिक काल की हैं, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल, देखिए इतिहास को 3 तरह से बांटा गया, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और फिर यहाँ पर ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक वो काल होता है जिसमें से कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है, सिर्फ वहाँ की जो हम वस्तुएं देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम देखते थे कि उस समय पत्थर के औजार बनाए जाते थे, कुछ उस तरह का हमने देख लिया, उससे अनुमान लगा लिया, तो वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें कुछ लिखित साक्ष्य तो मिल जाता है लेकिन उसको हम पढ़ने में समर्थ नहीं होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें हमें लिखित तो मिली हैं लेकिन उस लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल में वो चीज़ें होती हैं जिनको हम पढ़ पाते हैं। जैसे कि हमारी अभी मान लीजिए कि ये जो ऋग्वेद से या वैदिक काल है जो हमारा, तो वैदिक काल की जो चीज़ें हम उनको पढ़ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से तो इसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकारियाँ हैं कुछ, तो उनमें से ये सोनभद्र में पाई गई, जिनका यहाँ पर है पंचमुखी नाम की कुछ गुफाएं हैं, यहाँ पर चित्रकारी हमें दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही। देखिए और यहाँ पर कुछ और भी गुफाएं दी गई हैं, देखिए इनके नाम देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए लक्ष्मण है, पंचमुखी, काउआ खोह और लखमा की गुफा, ये इसके और भी यहाँ पर नाम है। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही। अब देखिए अगला जो होगा हम मध्यकालीन भारत के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग द्वारा उसको यहाँ पर क्रम से देखेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। और देखिए ये महत्वपूर्ण तो हैं ही प्रश्न, इसमें से कोई दो राय नहीं है और हम जितनी कोशिश कर सकेंगे करेंगे। आप भी पढ़ते रहिए पूरी कोशिश से और वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।